Welcome you all इस वीडियो को in our लास्ट तक channel देखना। Dr. Agriculturist. In this video, we are going to discuss about stem rust or black rust of wheat, brown rust of wheat, yellow rust of wheat, loose smut of wheat, kernel bunt of wheat, powdery mildew, alternaria blight, and ear cockle. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition, and management. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. Stem rust or black rust of wheat. Stem rust of wheat is caused by Puccinia graminis TTC. शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं PGT. वाई द नेम रस्ट. इसे रस्ट क्यों कहते हैं? रस्ट का हिंदी नाम होता है जंग लगना. तो अगर लोहे में जंग लगता है तो ऐसे दिखाई देता है. इसके जो सरफेस होते हैं वो थोड़े से फूले हुए दिखाई देते हैं और ये बाद में टूट टूट के गिरने लगते हैं. वैसे ही जब वीट में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर पैथोजन का ग्रोथ होता है और वहाँ का सरफेस उभरा हुआ होता है और बाद में ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो फट जाता है और यहाँ से स्पोर्स बाहर आते हैं. इसीलिए इस डिजीज़ को रस्ट कहा जाता है. ठीक है. सिम्टम ऑफ ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट. ब्राउन पुस्टुल्स अपीयर्स ऑन द स्टेम एंड लीफ sheath which gives a rusty appearance. In severe condition, pustules also appear in leaves and ears. Later, the pustules ruptures and iridospore is spread. Late in the season, the color of pustules converted to black in color because of the production of teliospore. So, क्या होता है? पहले स्टेम में या लीफ शीथ में. ये लीफ शीथ क्या होता है? जैसे कि ये स्टेम है और ये लीफ है, तो लीफ का कुछ एरिया स्टेम को कवर किया होता है, उसी को कहते हैं लीफ शीथ. तो ये पहला सिम्टम स्टेम में और लीफ शीथ में आता है. इसमें रेडिश ब्राउन कलर के पुस्टुल्स बनते हैं जिसके कारण से रस्टी अपीयरेंस आता है. सीवियर कंडीशन में ऐसे पुस्टुल्स लीफ में और ईयर्स में भी बनते हैं. बाद में ये जो पुस्टुल्स हैं वो फटते हैं और यहाँ से जिरोडोस्पोर्स बाहर आते हैं. और जब वीट हार्वेस्टिंग कंडीशन में आता है उस समय, और जब वीट हार्वेस्टिंग स्टेज में पहुँचता है उस समय ब्लैक कलर का टीलियोस्पोर बनता है इन्हीं पुस्टुल्स में, जिसके कारण से रेडिश ब्राउन कलर का जो पुस्टुल्स था वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पुस्टुल्स, ये स्पॉट्स से अलग होता है. क्या होता है? अगर ये लीफ है, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और यहाँ का जो टिश्यू है वो मर जाता है जिसके कारण से स्पॉट्स बनते हैं. लेकिन ये स्पॉट्स नहीं होते हैं, ये होते हैं पुस्टुल्स. ऐसा क्यों? अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो जैसे ये है सरफेस, यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ और ये बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं. तो ये अंदर में इतने सारे स्पोर्स बनाते हैं कि ऊपर का जो लेयर है वो ऐसे उभर जाता है. इसीलिए इसे पुस्टुल्स कहते हैं, ना कि स्पॉट्स. इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस लेस टिलर. ग्रेन यील्ड आल्सो रिड्यूस्ड. इन सीवियर कंडीशन प्लांट प्रोड्यूस श्रिवल्ड ग्रेन और नो ग्रेन एट ऑल. तो ये जाहिर सी बात है, अगर पौधे में इन्फेक्शन हो गया है, उसका जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर प्लांट को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से जो टीलर्स हैं वो कम बनते हैं और ग्रेन का यील्ड कम हो जाता है. और सीवियर कंडीशन में जो ग्रेन है नॉर्मल ऐसे दिखाई देगा तो ये श्रिवल्ड होता है, झुर्रीदार होता है, या फिर ग्रेन फॉर्मेशन ही नहीं होता, पूरा पौधा मर जाता है. ये है इसके सिम्टम. यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के पुस्टुल्स आते हैं, पहले स्टेम में और लीफ शीथ में आते हैं और रेयर कंडीशन में या फिर सीवियर कंडीशन में लीफ्स में आते हैं. अब आते हैं इटियोलॉजी.
पक्सिनिया ग्रेमिनिस का इटियोलॉजी। माइसीलियम, माइसीलियम इसमें होता है सेप्टेट विथ डॉलीपोर सेप्टा, बाइन्यूक्लिएट या हेट्रोकैरियोटिक होता है और इंटरसेलुलर होता है। जैसे कि ये माइसीलियम है और इसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे बाइन्यूक्लिएट या हेट्रोकैरियोटिक कहते हैं। और इसमें जो सेप्टा है वो डोलीपोर सेप्टा होता है। ऐसी ये क्रॉस वॉल नहीं होता। अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देता है। ये माइसीलियम का वॉल है, ये दूसरा वॉल है, यहाँ पर से ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इस वॉल के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है, स्पेस रहता है, इसे ही डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। यूरेडोस्पोर, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये है इसका यूरेडोस्पोर। कैसा होता है ये? स्टॉक्ड होता है, सिंगल सेल्ड, बाइन्यूक्लिएट, ओवल, ब्राउन और ब्रिक रेड इन कलर विथ टाइनी स्पाइंस और थिक वॉल होता है। इसका जो वॉल होता है वो मोटा होता है, इसका कलर ब्राउन या ब्रिक रेड कलर का होता है और ये ओवल शेप का होता है, अंडाकार होता है। इसके अंदर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बाइन्यूक्लियस होता है और सिंगल सेल्ड होता है और ये स्टॉक्ड होता है। ये स्टॉक क्या होता है? कुल्फ़ी तो खाए ही होंगे आप, तो ये कुल्फ़ी हो गया। कुल्फ़ी में नीचे में पकड़ने का डंडा रहता है, तो यही क्या है? स्टॉक है। तो ये यूरेडोस्पोर हो गया और इसमें एक स्टॉक होता है जिसके द्वारा ये माइसीलियम से जुड़ा रहता है। इट प्रोड्यूस 4 जर्म ट्यूब। अगर इसका जर्मिनेशन होगा तो ये 4 जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है। टीलियोस्पोर, ये भी स्टॉक्ड होता है, बाइसेल्ड होता है, बाइन्यूक्लिएट भी है, थिक वॉल्ड है, ब्राउन कलर का है और oblong to clavate in shape, slightly constricted at the septum, apex is pointed and the size is 40 to 46 micrometer in length and 15 to 20 micrometer in width। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है ये एक डंडी लगी हुई है, इसी को स्टॉक कहते हैं और ये बाइसेल्ड होता है। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल, ये दोनों मिलके एक टीलियोस्पोर बनाते हैं और इसका जो वॉल है वो थिक होता है, ब्राउन कलर का होता है और जहाँ पर ये सेप्टा प्रेजेंट है वहाँ पर ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है। इसका जो अपेक्स है, टिप है, वो पॉइंटेड होता है। ठीक है, ये है इसका यूरेडोस्पोर। और एक चीज़, यूरेडोस्पोर के वॉल में छोटे छोटे ऐसे कांटे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये है टीलियोस्पोर। टीलियोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो प्रोमाइसीलियम बनाता है जो कि सेप्टेट होता है। इसमें 4 सेल प्रेजेंट होते हैं और एक एक सेल से एक एक बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है। फेवरेबल कंडीशन, डे टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन द स्टेम्स एंड लीव्स। और एक क्या हो जाएगा? हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट इज कॉज्ड बाई पक्सिनिया ट्रिटिसिना। इस पैथोजन को पक्सिनिया रिकोंडिटा भी कहते हैं। ठीक है, तो पक्सिनिया रिकोंडिटा या पक्सिनिया ट्रिटिसिना दोनों सेम है। सिम्टम, स्मॉल ब्राउन ऑरेंज पुस्ट्यूल्स डेवलप on the leaf blade in random distribution. In very severe condition, pustules may also appear on the leaf sheath and awns. Pustules burst and uridospore spread in the air. Late in the season, color of pustules converted to black in color because of the production of teliospore. Infected plant produce less tiller. Grain yield also reduced.
इन सीवियर कंडीशन प्लांट प्रोड्यूस श्रिवल्ड ग्रेन और नो ग्रेन एट ऑल। तो ये है इसके सिम्टम। इसका जो पहला सिम्टम है ये लीफ में आता है और ऑरेंज ब्राउन कलर के पुस्टुल्स बनते हैं। ये जो पुस्टुल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर में प्रेजेंट होते हैं और जुड़े नहीं होते। सीवियर कंडीशन में ये जो पुस्टुल्स हैं वो लीफ सीथ में और ऑन्स में भी बनते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में पैथोजन का ग्रोथ होगा जिसके कारण से प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और कम टीलर्स बनते हैं और ग्रेन का यील्ड भी कम हो जाता है। इटियोलॉजी, माइसीलियम। इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेप्टा डोलीफोर होता है और इंटरसेलुलर होता है। जैसे ये प्लांट का सेल है तो ये प्लांट के 2 सेल के बीच में फैलते रहता है और सेल के अंदर नहीं जाता। तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा? ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है हॉस्टोरिया और उसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। यूरिडोस्पोर, ये स्टॉक होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, बाई न्यूक्लिएट होता है, स्फेरिकल होता है, ब्राउन कलर का और छोटे छोटे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका भी जो वॉल है वो थिक होता है। इट प्रोड्यूस 7 to 10 जर्म ट्यूब। जो स्टेम रस्ट का पैथोजन था वो 4 जर्म ट्यूब बनाता है, लेकिन ये 7 से 10 जर्म ट्यूब बनाता है। टीलियोस्पोर, ये भी स्टॉक होते हैं, 2 से 3 सेल्ड होते हैं, बाई न्यूक्लिएट, थिक वॉल्ड, ब्राउन और अपेक्स इज राउंड। नंबर ऑफ चैम्बर्स इज मोर देन येलो रस्ट। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पैराफाइसिस। ये पैराफाइसिस के बीच में टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और इसके जो टीलियोस्पोर है उसका टिप वो राउंडेड होता है। जैसे स्टेम रस्ट में पॉइंटेड होता है तो यहाँ राउंडेड होता है। और इसमें जो चैम्बर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं एज़ कम्पेयर टू येलो रस्ट। फेवरेबल कंडीशन, 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन स्टेम एंड लीव्स एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, ये सब फेवरेबल होते हैं डिजीज डेवलपमेंट के लिए। येलो रस्ट ऑफ wheat, this is also known as stripe rust. This is caused by Puccinia stripiformis. Symptom, bright yellow pustules appears mainly on leaves, but in severe infection they may be seen on the leaf sheath and stem. The sori are elongated and pinhead size. Sori are arranged in linear rows between the veins of the leaf and hence it is referred as stripe rust. So जैसे ये लीफ है इसमें ब्राइट येलो कलर के इलोंगेटेड पुस्टूल्स आते हैं और जिनका साइज़ पिन हेड साइज़ का होता है। जो सुई का टिप होता है ना उसी के साइज़ का होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा होता है। और ये मेनली लीव्स में आते हैं, लेकिन जब सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ आ रही है तो ये लीफ सीथ में और स्टेम में भी बनते हैं। और इसकी एक खासियत है, इसमें जब भी पुस्टूल्स बनते हैं तो वो पैरेलल में 2 चलते रहते हैं और ऐसी एक स्ट्राइप का फॉर्मेशन करते हैं। द सोराई आर मोस्टली सब इपिडर्मल एंड आर रिमेंड कवर्ड बाई इपिडर्मल लेयर। तो ये जो सोराई होते हैं वो इपिडर्मिस लेयर से कवर होते हैं। ब्रेक ओनली एट द टाइम ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी। ये जो इपिडर्मल लेयर हैं वो जब क्रॉप मैच्योर होगा उसी समय टूटता है। द टीलियोसोराई अपीयर लेट इन द सीजन एंड आर ऑल्सो अरेंज्ड इन लीनियर रोज, प्रोड्यूस ब्लैक क्रस्ट। तो जब लेट सीजन में ये यूरिडोसोराई बाद में टीलियोसोराई में कन्वर्ट हो जाते हैं और अभी जहाँ पर यूरिडोस्पोर बन रहे हैं वहाँ पर टीलियोस्पोर बनने लगता है। टीलियोस्पोर ब्लैक कलर का होता है,
इसीलिए ब्लैक अपीयरेंस देता है। ये देखिए, इसके जो सिम्टम हैं वो दो ऐसे पैरेलल में चलते रहते हैं, इसीलिए इसे स्ट्राइप रस्ट कहते हैं। एटियोलॉजी, माइसीलियम, इसके भी माइसीलियम सेप्टेट, बाइन्यूक्लिएट और इंटरसेलुलर होते हैं। यूरिडोस्पोर, ये भी स्टॉक्ड सिंगल सेल्ड बाइन्यूक्लिएट नियरली राउंड विथ टाइनी स्पाइंस एंड थिक वॉल्ड। ठीक है, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो नियरली राउंड होते हैं, मतलब पूरे गोलाकार होते हैं, जबकि स्टेम रस्ट में ये अंडाकार के थे। ठीक है, स्पोर वॉल इज़ कलरलेस, तो ये रंगहीन होते हैं। इसका डायमीटर 20 to 25 माइक्रोमीटर का होता है। इट प्रोड्यूस 6 to 16 जर्म ट्यूब। तो ये जो नंबर ऑफ जर्म ट्यूब है वो स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट तीनों में अलग अलग है। पहले में 4 था, उसके बाद 7 to 10 और फिर 6 to 16। टीलियोस्पोर, दे आर ऑल्सो स्टॉक टू सेल्ड बाइन्यूक्लिएट, थिक वॉल्ड, डार्क ब्राउन एंड अपेक्स इज प्लेटेड। सो तीनों के टीलियोस्पोर का जो टिप है वो अलग अलग है। पहले वाले में पॉइंटेड था, दूसरा वाला राउंडेड था और तीसरा फ्लैट है। नंबर ऑफ चैम्बर इज लेस देन लीफ रस्ट। सोरस इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप बाय पैराफाइसिस। सो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पैराफाइसिस है, और दो पैराफाइसिस के बीच में एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसी में टीलियोस्पोर बनता है। ये जो पैराफाइसिस हैं वो स्टेम रस्ट में एब्सेंट थे। फेवरेबल कंडीशन, डे टेम्परेचर रिक्वायर्ड 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन स्टेम एंड लीव्स एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। डिजीज साइकिल ऑफ वीट रस्ट और पक्सिनिया पाथवे इन इंडिया। सो जो डिजीज साइकिल होता है पक्सिनिया का, उसे पक्सिनिया पाथ भी कहते हैं। पहले देखते हैं स्पोर्स इन रस्ट। पक्सिनिया में 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं और वो हैं इक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, और इन्हें रोमन नंबर में डिनोट करते हैं। इक्नियोस्पोर को 0 से, एसियोस्पोर को 1 से, यूरिडोस्पोर को 2 से, टीलियोस्पोर को 3 से और बेसिडियोस्पोर को 4 से। ठीक है, और इन्हें याद करने का कोड है पापा जी UTB दिखाओ, PAUTNB। पिग्नियोस्पोर को स्पर्मेसिया के नाम से भी जानते हैं। लाइफ साइकिल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर N नंबर का होता है, मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बेसिडियोस्पोर से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पिक्नियम कहते हैं। पिक्नियम में स्पोर्स बनते हैं जिसे पिक्नियोस्पोर कहते हैं या स्पर्मेसिया कहते हैं। इसी में स्पर्मेटाइजेशन होता है। ये क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एक रिसेप्टिव हाइफी होता है, वहाँ पर स्पर्मेसिया आता है और हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनाता है और हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनते हैं, और वो माइसीलियम एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं एसियम। एसियम में स्पोर्स बनते हैं जिसे एसियोस्पोर कहते हैं। एसियोस्पोर जर्मिनेट होता है और बनाता है यूरिडोसोराई। इसके अंदर यूरिडोस्पोर बनते हैं। वीट के तीनों रस्ट में जो पुस्ट्यूल्स बनते हैं वो क्या हैं? यूरिडोसोराई हैं, मतलब रस्ट के पुस्ट्यूल्स को यूरिडोसोराई के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद टीलियोसोराई बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर टीलियोस्पोर्स बनते हैं। टीलियोस्पोर में मियोसिस होती है और बेसिडियोस्पोर बनते हैं। अगर हम न्यूक्लियर स्टेटस को देखें, मतलब इन स्पोर्स में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो वो हो जाएंगे बेसिडियोस्पोर्स में एक ही न्यूक्लियस है इसीलिए N है। पिक्नियोस्पोर में भी N होगा। एसियोस्पोर में N+N होगा। यूरिडोस्पोर भी N+N और टीलियोस्पोर
N+N स्टार्टिंग में होता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद ये 2N में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं और ये जो 2N है वो 4N न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसका साइकिल चलते रहता है। जो डिजीज़ साइकिल है वो लाइफ साइकिल से अलग होता है। ये जो फंगस का लाइफ साइकिल है, इसमें अगर होस्ट फैक्टर को भी ऐड कर दें तो बन जाता है डिजीज़ साइकिल। आगे देखते हैं डिजीज़ साइकिल क्या होता है। अभी हम देख रहे हैं डिजीज़ साइकिल ऑफ ब्लैक रस्ट, मतलब पक्सिनिया ग्रेमिनिस TTC का लाइफ साइकिल। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है पिकनियोस्पोर और एसियोस्पोर। ये दोनों बारबेरी में बनते हैं जो कि पक्सिनिया का अल्टरनेट होस्ट है, और यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर ये दोनों वीट में बनते हैं जो कि इसका मेन होस्ट है। और जो बेसिडियोस्पोर है वो टीलियोस्पोर के ऊपर बनता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टीलियोस्पोर अभी N+N कंडीशन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, N+N। इसके बाद इसमें कैरियोगेमी होता है और दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, फिर ये बन जाता है 2N। इसके बाद इसमें मियोसिस होती है, प्रोमाइसिलियम बनता है और 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ये होते हैं N वाले, मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये हवा में उड़ते उड़ते जाते हैं और बारबेरी प्लांट के अपर सरफेस में लैंड करते हैं। वहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं पिकनियम, और यहाँ पर स्पर्मेसिया बनता है जिसे पिकनियोस्पोर कहते हैं। फिर एक हाइफी बनता है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और वो हेट्रोकैरियोटिक हाइफी प्लांट के लीफ में ग्रो करता है और प्लांट सरफेस के निचली साइड में चले जाता है और वहाँ पर इन्वर्टेड कप शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं एसियम। और एसियम में जो स्पोर बनते हैं जो कि N+N होते हैं उसे कहते हैं एसियोस्पोर। अब ये एसियोस्पोर हवा में उड़ते हुए जाता है वीट प्लांट में, वहाँ पर जर्मिनेट होता है और इन्फेक्शन करता है और यूरिडोसोरस बनाता है। यहाँ पर यूरिडोस्पोर बनते हैं और ये स्पोर किसी दूसरे वीट प्लांट में जाते हैं, वहाँ पर फिर से इन्फेक्शन करते हैं, फिर से यूरिडोसोरस बनता है। तो ये वाला एक सेकेंडरी साइकिल चलते रहता है। बाद में जब वीट का सीज़न ख़त्म होते रहता है उस समय यूरिडोस्पोर टीलियोसोरस बनाते हैं और वहाँ पर टीलियोस्पोर बनता है और ये भी N+N होता है। बाद में इसमें कैरियोगेमी होगी, मियोसिस होगा। इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलते रहता है। पक्सिनिया पाथ, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट एंड एनुअल रिकरेंस ऑफ वीट रस्ट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न विच इज़ नोन एज पक्सिनिया पाथ। समझते हैं ये क्या होता है। ये है USA का मैप, क्योंकि जो पक्सिनिया पाथ है उसे सबसे पहले USA में डिस्कवर किया गया था। ये जो ग्रीन वाले एरिया दिख रहे हैं ये है वीट ग्रोइंग एरियाज। तो क्या होगा, वीट में यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर बनते हैं। उसके बाद टीलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बनता है। ये बेसिडियोस्पोर जब वीट का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हवा में उड़ते हुए जाते हैं और जो बारबेरी प्लांट है वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं। बारबेरी प्लांट में बेसिडियोस्पोर से पिकनियोस्पोर और एसियोस्पोर बनेगा। अब ये एसियोस्पोर फिर से हवा में मूव होकर आता है और वीट में फिर से वो इन्फेक्शन करता है। तो इन्फेक्शन कहीं और पे होगा और ये सर्वाइव कहीं और करते हैं। तो ये जो साइकिल है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, ये साल भर चलते रहता है। इसी को पक्सिनिया पाथवे कहते हैं, जो कि स्टेकमैन नाम के साइंटिस्ट ने USA में डिस्कवर किया था। ठीक है। डॉक्टर KC मेहता, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो रोल ऑफ बारबेरीज इन इंडिया। इन समर टीलियोस्पोर एंड यूरिडोस्पोर डाई इन द प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। सेल्फ ग्रोन वीट एंड ऑफ सीजन वीट इन नीलगिरी एंड पालनी हिल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द यूरिडोस्पोर। ठीक है। तो अभी जो हमने ये डिजीज़ साइकिल देखा था
ये इंडिया में प्रेजेंट है ही नहीं। इंडिया में कोई दूसरा ही पैटर्न है, उसी को देखते हैं। सो डॉक्टर केसी मेहता ने कहा कि जो बारबेरी प्लांट है, जो कि उसका अल्टरनेट होस्ट है, इंडिया में उसका कोई रोल है ही नहीं। समर सीज़न में यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि टीलियोस्पोर और यूरिडोस्पोर ये दोनों प्लेन रीजन में, मतलब मैदानी भाग में मर जाते हैं। और जो अपने आप से ग्रो होते हैं वीट या फिर ऑफ सीजन वीट, जो कि नीलगिरी हिल्स में या पालनी हिल्स में प्रेजेंट हैं, वहाँ पर रस्ट फंगस के स्पोर सर्वाइव करते रहते हैं। सो ये नीलगिरी हिल्स कहाँ हैं? तमिलनाडु में। ठीक है। डॉक्टर एस नागराजन एंड एच सिंह, उन्होंने कहा सेल्फ ग्रोन वीट एंड ऑफ सीजन वीट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल। येलो रस्ट पैथोजन सर्वाइव इन ऑफ सीजन इन हिमालय। ब्लैक रस्ट पैथोजन सर्वाइव इन ऑफ सीजन in Nilgiri and Palni hills. Brown rust survive in off season in Himalaya and Nilgiri. So उन्होंने बताया कि येलो रस्ट के जो यूरिडोस्पोर हैं वो हिमालय में सर्वाइव करते हैं। किसमें? वीट में। जो वाइल्ड वीट होते हैं उसमें सर्वाइव करता है। ब्लैक रस्ट पैथोजन के जो स्पोर्स हैं वो नीलगिरी हिल्स में, जो यहाँ पर तमिलनाडु रीजन में प्रेजेंट है, और पालनी हिल्स वहाँ पर सर्वाइव करता है। और ब्राउन रस्ट के जो पैथोजन हैं वो नीलगिरी हिल्स और हिमालय दोनों में ही सर्वाइव करता है। आगे समझते हैं। ये है मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। सो पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर वीट लगाया जाता है। और ये जो पैथोजन की स्पोर हैं वो तो हिल एरिया में है। सो क्या होगा? ये मूव होके यहाँ से मैदानी भाग में आएंगे और इन्फेक्शन करेंगे। सो ये कैसे आते हैं? मानसून के साथ। ये जो रेड कलर के एरोज दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि विंड का मूवमेंट मानसून सीजन में कैसे होता है। सो ये साउथ इंडिया से सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में मूव करते हैं। सो हवा के साथ ये जो पैथोजन है वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में मूव करता है। और ये जो पैथोजन है वो मोर देन 2000 मीटर की हाइट में मूव करते हैं। पहले देखते हैं ब्लैक रस्ट के बारे में। जो ब्लैक रस्ट है वो सेंट्रल इंडिया में ही आता है, नॉर्थ इंडिया में ब्लैक रस्ट नहीं पाया जाता। सो इसके जो स्पोर्स हैं यूरिडोस्पोर, वो यहाँ पर वीट में सर्वाइव करने हैं। मानसून के साथ ये मूव करेगा, हवा के मूवमेंट के साथ ये सेंट्रल इंडिया आएगा और यहाँ के वीट में ये इन्फेक्शन करता है। यहाँ पर यूरिडोस्पोर आया, इन्फेक्शन किया। जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो टीलियोस्पोर बनाएगा, टीलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बनेगा। लेकिन समर सीज़न में इतनी गर्मी पड़ती है कि ये जो स्पोर्स हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो हिली एरिया में है वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और ये स्पोर सर्वाइव करते रहते हैं। फिर अगले साल फिर से यहाँ से स्पोर्स आते हैं, फिर से इन्फेक्शन करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पक्सिनिया पाथ इन इंडिया। ब्राउन रस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। जो ब्राउन रस्ट का यूरिडोस्पोर है वो नीलगिरी एंड पालनी हिल्स और हिमालय दोनों में सर्वाइव करता है। हवा के साथ ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया दोनों में आता है, क्योंकि जो ब्राउन रस्ट है वो नॉर्थ इंडिया में भी आता है और सेंट्रल इंडिया में भी आता है। फिर यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा यूरिडोस्पोर, यूरिडोस्पोर से फिर से बनेगा यूरिडोस्पोर। लास्ट में जब सीज़न ख़त्म होगा उस समय टीलियोस्पोर बनेगा, टीलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बनेगा। लेकिन समर में हाई हीट के कारण ये मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। अगले साल फिर से ये आएंगे, फिर से इन्फेक्शन करेंगे। वैसे ही येलो रस्ट के लिए, येलो रस्ट केवल नॉर्थ इंडिया में आता है, सेंट्रल इंडिया में नहीं आता है। और इसके स्पोर्स का मूवमेंट हिमालय से नॉर्थ इंडिया, हिमालय से नॉर्थ इंडिया ऐसे ही चलते रहता है। हेलो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो डिजीज़ साइकिल है ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर लाइफ साइकिल पूछा जाता है पक्सिनिया का तो इसे बनाना है, और अगर केवल डिजीज़ साइकिल पूछा जाता है
इंडिया के केस की बात नहीं किया जा रहा है, तो इसे बनाना है कि इसमें बारबेरीज होता है, वीट है, इन सब को बनाना है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पक्सिनिया पाथ इन इंडिया या फिर डिजीज़ साइकिल इन इंडिया, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट हिमालय में, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट नीलगिरी एंड पलनी हिल्स में। होप करता हूँ कि आपको डिजीज़ साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैनेजमेंट ऑफ वीट रस्ट, वी शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज़। सो इसमें फर्स्ट मेथड है जीन डिप्लॉयमेंट, एलोकेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन रेस। सो पहले देखते हैं ये पैथोजन रेस होता क्या है। ग्रुप ऑफ पैथोजन विच कैन इन्फेक्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ होस्ट वेराइटी इज नोन एज पैथोजन रेस। फॉर एग्जाम्पल पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसी का एक रेस है ए, जो कि होस्ट वेराइटी एक्स में इन्फेक्शन करता है लेकिन वाई में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। और दूसरा रेस है बी, जो कि होस्ट वेराइटी वाई में इन्फेक्शन करता है लेकिन एक्स में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो अगर हमें रेस ए और रेस बी का मैनेजमेंट करना है तो क्या करना होगा, जहाँ पर रेस ए प्रेजेंट है वहाँ पर हमें होस्ट वेराइटी वाई को ग्रो करना है, और जहाँ पर रेस बी प्रेजेंट है वहाँ पर होस्ट वेराइटी एक्स को ग्रो करना है। इसी को कहते हैं जीन डिप्लॉयमेंट। सो पहले ये सर्वे करके पता करना है कि कौन सा रेस किस रीजन में प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रेजिस्टेंट वेराइटी वीट की रिलीज़ करनी चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंट वेराइटी है ये हमारी आर्मी है, और इन्हें जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहीं पर ही हमें डिप्लॉय करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पैरामिडीन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन इन सिंगल वेराइटी। वीट में पक्सिनिया के अगेंस्ट बहुत सारे रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टेम रस्ट के लिए ASR38, ASR36, ASR26, लीफ रस्ट के लिए LR26, LR24 एंड LR19, येलो रस्ट के लिए YR2, 9 एंड 15। सो एक ही वेराइटी में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंट जीन को इनकॉर्पोरेट करना, इसी को कहते हैं जीन पैरामिडिंग। और ये कैसे करते हैं, डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड से। जैसे एक वेराइटी बना लिए जिसमें ASR26 प्रेजेंट है, LR19 प्रेजेंट है और YR15 प्रेजेंट है, तो वो जो वेराइटी है वो तीनों रस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग टाइप की वेराइटी बना सकते हैं, और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उस एरिया के लिए हम उसको रिलीज़ करेंगे। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक HD 3086, पूसा किरण एंड पूसा मालवी। ये जो वेराइटी है HD 3086, ये सबसे लेटेस्ट वेराइटी है अभी वीट की। बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, हमें फील्ड में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए जब होस्ट में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है तो उसका डिजीज़ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन, हमें वीट फील्ड में स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से वाटर प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण से क्रॉप की कैनोपी में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। इंटरक्रॉपिंग ऑफ वीट विथ अदर क्रॉप्स, वीट को किसी दूसरे क्रॉप के साथ इंटरक्रॉप करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो पैथोजन का मूवमेंट है एक ही फील्ड में वो कम हो जाता है और डिजीज़ कम मात्रा में आती है। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, हमें एक लार्जर एरिया में एक ही वेराइटी को शो नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग वेराइटी को ग्रो करना चाहिए, जिससे कि एक ही रेस का पैथोजन पूरे एरिया को अफेक्ट ना कर सके और डिजीज़ कम मात्रा में आए। इरेडिकेशन ऑफ सेल्फ सोन वीट प्लांट, जो अपने से ही उगते हैं वीट प्लांट
जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसे हमें इरेडिकेट कर देना चाहिए। एडजस्ट टाइम ऑफ सोइंग एंड अवॉइड लेट सोइंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्ली सोइंग करते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही अगर वीट को ग्रो करेंगे तो वो प्लांट मार्च के आते आते मैच्योर हो जाएगा, और जो स्टेम रस्ट है वो मार्च अप्रैल में आता है, तब तक हमारा प्लांट मैच्योर हो जा रहेगा, तो स्टेम रस्ट से लॉस कम होगा। इसी प्रकार से हमें डेट ऑफ सोइंग को एडजस्ट करना चाहिए। अवॉइड ग्रोइंग अप ओल्ड वेराइटीज़। कोई भी वेराइटी जब रिलीज़ होती है तो उसके 3 से 5 साल में वो ससेप्टिबल बन जाती है, इसीलिए हमें ओल्ड वेराइटी को ग्रो नहीं करना चाहिए और जो लेटेस्ट रिलीज्ड वेराइटी है उसे ग्रो करना चाहिए। स्प्रेड ट्वाइस प्लांटावेक्स 0.1% और प्रोपिकोनाजोल 0.02% एट 15 डेज इंटरवल। हम रस्ट के मैनेजमेंट के लिए केमिकल भी स्प्रे कर सकते हैं। कौन सा केमिकल? प्रोपिकोनाजोल 0.02%। यूज़ बायो कंट्रोल एजेंट डार्लुका फाइलम। ये जो फंगस है डार्लुका फाइलम, ये पक्सिनिया को कंट्रोल करता है, इसीलिए हमें इस बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करना चाहिए। लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई अ फंगस यूस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। Symptom. The symptoms are evident only at the time of emergence of the panicle from the boot leaf. All the spikelets in a panicle transform into a mass of black powdery spores. The infected panicle emerge 2 days earlier than the healthy, and the spores are covered with silvery membrane. This thin membrane gets ruptured, exposing the mass of black spores. The spores are easily blown by the wind, leaving the bare rachis. लूज स्मट के सिम्टम केवल ग्रेन्स में दिखाई देते हैं या स्पाइकलेट में दिखाई देता है। क्या होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसमें 2 दिन पहले ही जो इसके स्पाइकलेट होते हैं वो बूट लिप से बाहर निकल आते हैं, और इसमें ग्रेन ना बन के ग्रेन के जगह में ब्लैक पाउडर मास बनता है। ठीक है, और ये ब्लैक पाउडर मास वाइट कलर के पेपरी मेम्ब्रेन से ढका होता है। बाद में जब ये मेम्ब्रेन फट जाता है तो ब्लैक पाउडर हवा में उड़ने लगते हैं और दूसरे प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं। जब ऐसे सिम्टम मैच्योर हो जाते हैं और ये जो पेपरी मेम्ब्रेन है वो फटता है तो केवल रेचिस ही दिखाई देता है। ठीक है, ये है नॉर्मल स्पाइकलेट और ये है इन्फेक्टेड स्पाइकलेट। रेचिस क्या होता है? स्टेम का वो पोर्शन जिसमें कि ग्रेन लगे होते हैं, जैसे ये है रेचिस और इसमें ऐसे ग्रेन लगे होते हैं। तो इन्फेक्टेड प्लांट में केवल रेचिस ही बचता है, बाकी सब तो ब्लैक पाउडर के रूप में स्प्रेड हो जाता है। स्मट और बंट में ये डिफरेंस है कि स्मट में जो पूरा ग्रेन है वो ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बंट में कुछ पोर्शन ही ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटियोलॉजी। यूस्टिलागो बिलोंग टू सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना एंड फैमिली यूस्टिलेजिनेसी। इसमें माइसिलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, हाइलाइन होता है और डाइकैरियोटिक होता है। एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर, ये स्फेरिकल या ओवल होता है, ब्राउन कलर का होता है। क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होता है और सेप्टेट प्रोमाइसिलियम बनाता है। इसमें स्पोरिडिया या बेसिडियोस्पोर नहीं बनता है। तो ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें टिलियोस्पोर को टिलियोस्पोर नहीं कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि टिलियोस्पोर जर्मिनेट होता है, प्रोमाइसिलियम बनाता है, उसके बाद बेसिडियोस्पोर बनाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। टिलियोस्पोर जर्मिनेट होता है, प्रोमाइसिलियम बनाता है और यही प्रोमाइसिलियम बेसिडियोस्पोर के जैसा बिहेव करते हैं
इसीलिए इन्हें टीलियोस्पोर ना कह के क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। यह है इसका क्लेमाइडोस्पोर। ये स्फेरिकल होते हैं और स्मॉल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फेवरेबल कंडीशन: टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90%, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड ससेप्टिबल वेराइटी। ये सब कंडीशन अगर होंगे तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। इसका भी डिजीज़ साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अलग होता है, इसीलिए हम इसे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ साइकिल में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है सर्वाइवल, कि पैथोजन ऑफ सीजन में कहाँ पर सर्वाइव करता है। दूसरा है प्राइमरी इन्फेक्शन, सीजन का पहला इन्फेक्शन कहाँ पर होता है उसे कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और है सेकेंडरी इन्फेक्शन, कि फील्ड के अंदर डिजीज़ एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे फैलता है। सो लूज स्मट ऑफ वीट में सर्वाइवल सीड्स में होता है। यहाँ पर जो माइसीलियम है वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। इसका प्राइमरी इन्फेक्शन टीलियोस्पोर्स के द्वारा होता है और फ्लावरिंग स्टेज में होता है, और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन एब्सेंट होता है। अब इसे समझते हैं। सर्वाइवल, ये सीड है और सीड में ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर में ये जो रेड कलर की लाइन है वो माइसीलियम है। सो ये इन्फेक्टेड सीड है। बाद में फार्मर जब इस इन्फेक्टेड सीड को ग्रो करेगा, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन होगा और प्लांट बनेगा। साथ ही साथ जो अंदर माइसीलियम प्रेजेंट है वो भी ग्रो होगा और धीरे धीरे ये वीट के ईयर में पहुंच जाएगा। फिर ये फंगस जब ईयर में पहुंच जाता है तो वहाँ पर सीड के जगह पे ब्लैक पाउडरी मास बनते हैं, और पहले ये वाइट कलर के पेपरी मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर के होते हैं, लेकिन यहाँ जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है और एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन सब माइसीलियम में पहले मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद ये स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं और हमें सिम्टम दिखाई देता है। सिम्टम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बाद में वाइट कलर का पेपरी मेम्ब्रेन रप्चर होता है और जो स्पोर्स हैं वो हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड होने के बाद ये स्पोर्स फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करते हैं और वहाँ पर जाकर जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद ये स्पोर्स इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। ये इन्फेक्शन थ्रेड अभी n नंबर के हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही 2 इन्फेक्शन थ्रेड आपस में मिलते हैं और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक जाता है और ओवरी में इन्फेक्शन करता है। वहाँ पर माइसीलियम एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो में जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है, डाइकैरियोटिक होता है। अब इसके डिजीज साइकिल को एक समरी के रूप में देखते हैं। जो फंगस है वो एज अ माइसीलियम एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। बाद में इस इन्फेक्टेड सीड को अगर फार्मर यूज़ करता है तो सीड के जर्मिनेशन के साथ ही साथ पैथोजन में ग्रोथ होता है और ये इसके स्पाइकलेट में पहुंच जाता है। वहाँ पर मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद उसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं और ग्रेन की जगह में ब्लैक पाउडरी मास बनता है। पहले ये स्पोर्स वाइट कलर के पेपरी मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। बाद में जब ये रप्चर होता है तो ये स्पोर्स बाहर आते हैं और हवा में फैल जाते हैं। उसके बाद ये दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा में जाते हैं, वहाँ पर जर्मिनेशन होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन्फेक्शन करता है और ओवरी तक जाता है। फिर ये एम्ब्रियो में एज अ माइसीलियम प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल एब्सेंट होता है। तो इतना था लूज स्मट ऑफ वीट के डिजीज साइकिल के बारे में। मैनेजमेंट:
we should adopt integrated disease management practice like grow resistant variety like NP 791, NP 710. यूज़ ओनली सर्टिफाइड सीड, हमें ऐसे सीड ही परचेस करने चाहिए जो कि सर्टिफाइड है, मतलब जो क्लेम करते हैं कि उस बीज में कोई भी बीमारी करने वाले रोग कारक उपस्थित नहीं है, उसी को कहते हैं सर्टिफाइड सीड. सीड ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट इन 52 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर फॉर 11 मिनट. तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखना है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड और 11 मिनट. ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं. सोलर हीट ट्रीटमेंट, अवॉइड एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन, हमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन नहीं करना चाहिए. अगर हम स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन करेंगे तो फील्ड में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है. कवर द इन्फेक्टेड स्पाइकलेट इन पेपर बैग और पॉलीथीन एंड बर्न आउटसाइड द फील्ड. जैसे हमें पता चला कि ये जो स्पाइकलेट है वो इन्फेक्टेड है, तो क्या करना है, एक पेपर बैग से या पॉलीथीन से इसको ढक देना है और इसको फील्ड के बाहर ले जाकर नष्ट कर देना चाहिए. ठीक है. सोलर हीट ट्रीटमेंट, मई या जून के महीने में सोलर हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए. पहले सीड को नॉर्मल पानी में डुबा के रखना है, फिर इसे सवेरे 8 से 12 बजे तक धूप में रखना है. उसके बाद 12 बजे के बाद इसे निकाल कर धूप में सुखा देना है. इससे क्या होता है, जब सीड्स को पानी में डुबाते हैं तो पैथोजन का जो माइसीलियम सीड्स में प्रेजेंट है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और अपनी डोरमेंसी से बाहर आता है. फिर जब इसे धूप में सुखा देते हैं उस समय मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ये जो माइसीलियम ग्रोथ करने वाला होता है वो मर जाता है. सीड ट्रीटमेंट विथ विटावेक्स 0.2% एंड स्प्रे कार्बेंडाजिम और विटावेक्स ड्यूरिंग एंथेसिस. Karnal bunt of wheat. Karnal bunt disease was first time reported by Mitra in 1931 from Karnal district. This is a sporadic disease as well as quarantine disease. Karnal bunt is caused by Neossia indica. Earlier it was known as Tilesia indica. But Neossia is different from Tilesia. So now the correct answer for the question causal organism of Karnal bunt is Neossia indica. Coming to symptom. Symptom appears only in grains. The grains are either partially or in severe case whole grain is converted into black powder of bunt spore. Only endosperm is affected but not the embryo. In the stool all the ears are not infected. In a spikelete, not all the grains are infected. And fishy odors comes from the infected field. ये है इसका सिम्टम. इसमें ग्रेन का कुछ भाग ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, इतना पोर्शन तो ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट है लेकिन इतना पोर्शन हेल्दी है. और अगर सीवियर कंडीशन आता है, बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, तो पूरे का पूरा ग्रेन जो है वो ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाता है. ये है हिल. एक हिल में बहुत सारे स्पाइकलेट प्रेजेंट होते हैं. तो अगर ये बीमारी आती है तो एक हिल के सभी स्पाइकलेट अफेक्टेड नहीं होते हैं, केवल कुछ कुछ में ही बीमारी आती है. और दूसरी खास बात, एक स्पाइकलेट में बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे 50 से 70 बीज होंगे, तो उनमें से केवल कुछ बीज में ही इन्फेक्शन होता है और वो सिम्टम शो करते हैं. ठीक है. तो एक तरह से ये पार्शियल बंट है. एक हिल के सभी स्पाइकलेट प्रभावित नहीं होते हैं, एक स्पाइकलेट के सभी ग्रेन्स प्रभावित नहीं होते हैं, और
एक ग्रेन का कुछ भाग ही ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट होता है और इन्फेक्टेड फील्ड से सड़ी हुई मछली की बदबू आती है। ठीक है। इटियोलॉजी। द पैथोजन बिलोंग टू सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, फैमिली टिलेटिएसी। इसका माइसिलियम होता है सेप्टेट, मतलब ये जैसे माइसिलियम है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, ब्रांच्ड होता है और हाईलाइन होता है। इसका कलर, इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है और ये डाइकैरियोटिक होता है। एक सेल में 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टिलियोस्पोर। टिलियोस्पोर डार्क होते हैं और उसमें स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसका शेप स्फेरिकल होता है। जब ये जर्मिनेट होते हैं तो 2 टाइप के स्पोरिडिया बनाते हैं। जो इसका बेसिडियोस्पोर है उसे स्पोरिडिया कहते हैं। ये है इसका टिलियोस्पोर, इसमें स्पाइन के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जब ये टिलियोस्पोर जर्मिनेट होता है तो 2 तरह का स्पोरिडिया बनाता है। ये जो लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं ये हैं फिलीफॉर्म स्पोरिडिया। इनका काम होता है एलेंटॉइड स्पोरिडिया का फॉर्मेशन। और ये जो किनारे में सिकल जैसे दिखाई दे रहे हैं ये है एलेंटॉइड स्पोरिडिया और जो इन्फेक्शन होता है वो इन्हीं स्पोरिडिया के कारण होता है। डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं: सर्वाइवल, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसमें सर्वाइवल सीड्स में और सॉइल्स में होता है एज टिलियोस्पोर। प्राइमरी इन्फेक्शन स्पोरिडिया के द्वारा होता है जो कि टिलियोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनते हैं और इसमें इन्फेक्शन सीड्स में होता है, ओवरी में होता है। कर्नाल बंड में सेकेंडरी इन्फेक्शन एब्सेंट होता है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सर्वाइवल, जो टिलियोस्पोर्स हैं वो सीड्स में और सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। इनके स्पोर्स सॉइल में 5 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जब फार्मर इस इन्फेक्टेड सीड को यूज़ करते हैं तो सीड के साथ पैथोजन भी फील्ड में चले जाते हैं। या तो ऐसे भी हो सकता है कि उस फील्ड में पहले से ही टिलियोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद सीड में जर्मिनेशन होता है और प्लांट बनता है, पौधे में ग्रोथ होता है। उसके बाद स्पाइकलेट्स बनते हैं। जब वीट में फ्लावरिंग होती है उस समय इसके टिलियोस्पोर्स में जर्मिनेशन होता है और बेसिडियम बनता है। ये बेसिडियम पहले प्राइमरी स्पोरिडिया बनाता है। प्राइमरी स्पोरिडिया फिलीफॉर्म शेप का होता है, इसीलिए इसे फिलीफॉर्म स्पोरिडिया भी कहते हैं। फिलीफॉर्म स्पोरिडिया से एलेंटॉइड स्पोरिडिया बनते हैं, इसे सेकेंडरी स्पोरिडिया भी कहते हैं। ये कहाँ बनते हैं? सॉइल में। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पोरिडिया हवा के द्वारा फैलते हैं और फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पोरिडिया होते हैं वो n नंबर के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब ये स्टिग्मा में पहुंचते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं और माइसिलियम बनाते हैं। ऐसे ही 2 अलग अलग टाइप के माइसिलियम आपस में मिलते हैं और डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं। ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम सीड्स में इन्फेक्शन करते हैं। फिर ये फंगस सीड्स में ग्रो करते हैं, इनके नंबर्स बढ़ते हैं और फिर से टिलियोस्पोर्स बनाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में टिलियोस्पोर्स बनाते हैं तो हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर ये टिलियोस्पोर्स हार्वेस्टिंग के टाइम ग्रेन से गिर जाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं। अगले सीज़न में फिर से ये साइकिल रिपीट होता है और ये साइकिल चलते रहता है। यहाँ पर भी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। वीट के एक ग्रोइंग सीजन में पैथोजन का एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसको इस पिक्चर्स के द्वारा समझते हैं। जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड सीड्स में और सॉइल में सर्वाइव कर रहा है। बाद में वीट का कल्टीवेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद प्लांट बनेगा, फिर उसमें फ्लावरिंग होगी। वीट के फ्लावरिंग स्टेज में
टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, प्राइमरी स्पोरिडिया बनता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पोरिडिया बनता है और ये सेकेंडरी स्पोरिडिया फ्लावर्स में जाते हैं। वहाँ पर ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं और ग्रेन्स में इन्फेक्शन करते हैं। ये इन्फेक्टेड ग्रेन्स हार्वेस्टिंग के टाइम दूसरे ग्रेन्स के वाल में चिपक जाते हैं या तो सॉइल में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये था डिजीज साइकिल ऑफ कर्नाल बंट। फेवरेबल कंडीशन: मॉडरेट टेम्परेचर 19 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70%, क्लाउडी वेदर, रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लावरिंग और ससेप्टिबल वेराइटीज़। जो सेमी डॉर्फ वेराइटी होती हैं वो कर्नाल बंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होती है। इसका डिजीज साइकिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसे हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट: फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी HD29 एंड HD30। यूज ओनली सर्टिफाइड सीड्स। हमें रिलायबल सोर्स से ही जो सीड है उसको कलेक्ट करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। हेलो गाइस, वीडियो को लास्ट तक सीड ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर हीट ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, इसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को डालना है, फिर इसमें सीड को डाल देना है, ठीक है। और इसे कब तक रखना है, 15 मिनट तक। इससे क्या होगा, जो पैथोजन सीड्स में प्रेजेंट है वो मर जाएंगे। सोलर हीट ट्रीटमेंट, ये हमेशा मई और जून के महीने में करना होता है। सीड को पहले नॉर्मल वाटर में सोक कर देना है और उसे तेज़ धूप में रखना है, सवेरे 8 बजे से लेके 12 बजे तक। फिर इसे सन ड्राई करना है। इससे क्या होता है, जैसे ये सीड है इसके अंदर पैथोजन प्रेजेंट है, अगर इसको हम वाटर में सोक करते हैं, डुबाते हैं, तो इसके जो पैथोजन हैं उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। पहले तो ये रेस्टिंग स्टेज में है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। पैथोजन को लगता है कि फेवरेबल कंडीशन आ गया है, अब ग्रोथ करना चाहिए, फिर ग्रोथ होगा। तो ये ग्रोथ कब होता है, 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, मतलब ये जो 4 घंटे का टाइम है उसमें ग्रोथ होता है। फिर हम इसे पानी से निकाल के धूप में सुखा देते हैं। उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो तो ख़त्म हो जाता है, जिससे कि ये जो पैथोजन है वो मर जाता है। अवॉइड यूज़ ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को हमें केवल रिकमेंडेड डोज में ही प्रोवाइड करना चाहिए और पूरी नाइट्रोजन को 2 या 2 से अधिक बार में खेत में डालना चाहिए। अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन। गेहूं के खेत में स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन नहीं करना चाहिए। मोर यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद प्रयोग करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट। सॉइल सोलराइजेशन, अगर पॉसिबल है तो गर्मी के महीने में खेत को पॉलीथीन से ढक देना चाहिए, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ता है और पैथोजन मर जाता है। समर डीप प्लोइंग, समर के महीने में हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। अवॉइड थ्रेसिंग ऑफ डिजीज्ड क्रॉप विथ हेल्दी क्रॉप। अगर हमें पता है कि किसी फील्ड में इन्फेक्शन ज़्यादा आया है या एक खेत के किसी पार्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसकी हार्वेस्टिंग हेल्दी प्लांट के हार्वेस्टिंग से अलग होना चाहिए। अगर हम दोनों को एक साथ हार्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो डिजीज्ड प्लांट में स्पोर प्रेजेंट हैं, टीलियोस्पोर, वो हेल्दी सीड के साथ भी चिपक जाएंगे और अगली बार जब इस सीड को यूज़ किया जाएगा तो ये पैथोजन फिर से डिजीज़ करेंगे। अर्ली सोइंग, नवंबर के महीने में ही हमें सोइंग कंप्लीट कर देना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग विथ चिकपी, गेहूं और चना का इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर गेहूं का फील्ड है, यहाँ चिकपी का है, तो पैथोजन के स्पोर का स्प्रेड कम मात्रा में होता है। केमिकल, अगर बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आई है या गेहूं की फ्लावरिंग के टाइम फेवरेबल कंडीशन है, तो हमें टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करना चाहिए। इससे बीमारी थोड़ी कम मात्रा में आती है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट,
powdery mildew of wheat is caused by Plumeria graminis. Earlier, it was known as Ericipi graminis, but there is a difference between Plumeria and Ericipi. अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें अगर दोनों दिया हुआ है तो ये वाला आंसर ज़्यादा राइट है और ये रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप थ्योरी में लिख रहे हैं और ये नाम आपको याद नहीं है तो आप इरिसिपी भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस ये ज़्यादा सही होगा। कमिंग टू द सिम्टम, वाइट पाउडरी स्पेक्स अपीयर्स ऑन द लोअर लिप्स, लेटर इट स्प्रेड ऑन द अपर लिप्स, स्टेम्स एंड स्पाइकलेट्स and also in the awns. Leaf area covered by white powder which is aggregation of mycelium, conidiophore and conidia of the pathogens. Later, pathogen cause necrosis in the leaves which cause the early defoliation. In the infected plants, the size of the grains are reduced and yield is also reduced. So, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू का जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा इजी है याद करने के लिए। इसमें पहले वाइट कलर के स्पेक्स बनते हैं या स्पॉट्स बनते हैं और ये अपर सरफेस में बनते हैं, बाद में ये लोअर सरफेस में भी बनते हैं और ऐसे ही स्पॉट्स बहुत सारे आते हैं, आपस में मिलने लगते हैं और ये पूरा लीफ का जो एरिया है उसे कवर कर लेते हैं। बाद में ऐसे टिश्यूज़ में नेक्रोसिस होती है, मतलब यहाँ के जो सेल हैं वो मरने लगते हैं और ये जो पत्तियां हैं वो समय से पहले गिर जाती हैं। ऐसे ही टाइप के पाउडरी स्पेक्स ऑन्स में भी आते हैं, स्पाइकलेट में भी आते हैं और स्टेम्स में भी आते हैं। और जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है तो ऐसे में जो ग्रेन है उनका साइज़ कम हो जाता है और यील्ड कम हो जाता है। अब देखते हैं ईटियोलॉजी ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंगस। इट बिलोंग टू सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना and the mycelium of the fungus is septate, branched and superficial growth on the host. It took the nutrition from the host by hostoria. इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ये होस्ट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है। ये फंगस होस्ट के सेल में इंटर नहीं करते हैं और ये न्यूट्रिशन लेने के लिए हॉस्टोरिया बनाते हैं और हॉस्टोरिया के द्वारा ये पौधे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया एंड कोनिडिया आर फॉर्म इन द चेन ऑन कोनिडियोफोर. कोनिडिया आर बैरल इन शेप, हाइलाइन एंड सिंगल सेल. कोनिडियोफोर्स आर सिंपल, अनब्रांच्ड एंड नॉन सेप्टेड. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि ये प्लांट का सरफेस है तो इसके ऊपर में ये जो माइसिलियम है वो प्रेजेंट है. ये माइसिलियम प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि ये हॉस्टोरिया बनाते हैं और इस हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं. और ये हो गया इसका कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर में ये कोनिडिया हैं और ये कोनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं. ये है इसके कोनिडिया. जो पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडिया होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है. यह है इसका क्लिस्टोथीसिया. क्लिस्टोथीसिया के अंदर में एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं. और इस क्लिस्टोथीसिया में एक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल है. इसे माइसेलोइड अपेंडेजेस कहते हैं. एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं. अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में. पैथोजन सर्वाइव इन द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस इन द फॉर्म ऑफ क्लिस्टोथीसिया. फिर क्लिस्टोथीसिया रप्चर होता है और एस्कोस्पोर बाहर आते हैं. फिर ये एस्कोस्पोर लोअर लिप में इन्फेक्शन करते हैं और सिम्टम हमें दिखाई देता है. इसे डिजीज साइकिल के रूप में समझते हैं. पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेब्रिस एज क्लिस्टोथीसिया. क्लिस्टोथीसिया से एस्कोस्पोर बाहर आता है. एस्कोस्पोर लीफ में इन्फेक्शन करता है. इन्फेक्शन के बाद सिम्टम दिखाई देता है. सिम्टम के बाद ये जो कोनिडिया बनाते हैं, कोनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं और ये कोनिडिया विंड्स के द्वारा दूसरे प्लांट्स के लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं. बाद में जब क्रॉप ख़त्म होता है उस समय ये जो पैथोजन है वो क्लिस्टोथीसिया बनाता है और क्लिस्टोथीसिया के अंदर में ये एस्कस और एस्कोस्पोर होते हैं और ये सर्वाइव करते रहता है.
फिर ये अगले सीज़न में एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करेगा। तो ये हो गया इसका डिजीज़ साइकिल। अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में। टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई वेदर, रेन, डैमेज द कोनिडियोफोर। सो ये जो ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस है इसके लिए 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए और इसके लिए ड्राई वेदर चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में वाटर होगा या फिर रेन आता है तो ये पैथोजन के लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। फॉर एनी डिजीज़ वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट। हमें एक ही खेत में एक ही क्रॉप बार बार नहीं लेना चाहिए। समर डीप प्लोइंग। समर के महीने में हमें डीप प्लोइंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो पैथोजन सॉइल में प्रेजेंट हैं वो ऊपर आते हैं और सन के कांटेक्ट में आते हैं और सन की गर्मी से ये मर जाते हैं। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक HD 2074। तो ये जो वेराइटी है वो पॉडी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है। हमें ऐसी वेराइटीज़ को ग्रो करना चाहिए। स्प्रे सल्फेक्स और बेवेस्टिन और कैराथेन और इथेरिमोल। अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो हम इस केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। अर्ली वेराइटीज़ एंड अर्ली सोइंग रिड्यूस द डिजीज़ सीवियरिटी। हमें ऐसे वेराइटी को चूज़ करना चाहिए जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो और हमें हमेशा जो सोइंग है वो अर्ली करना चाहिए। अक्टूबर के महीने में हमें सोइंग कर ही देना चाहिए। अगर हम लेट में सोइंग करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑलवेज ग्रो डिजीज़ फ्री एंड सर्टिफाइड सीड। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिज टू रिड्यूस द प्राइमरी इनोकुलम। हमें पिछले सीजन के जो क्रॉप बचे हुए हैं खेत में उसे जला देना चाहिए। अब हम देखते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ वीट। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक फंगस से होता है जिसका नाम है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। सिम्टम। डिजीज अपीयर्स व्हेन wheat plants are 7 to 8 week old and become severe when the crop is mature. सो ये जो अल्टरनेरिया है ये लो शुगर पैथोजन है, इसीलिए जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है उस समय ज़्यादा आता है। इन्फेक्शन इज़ फर्स्ट एविडेंट एज स्मॉल ओवल डिसकलर्ड लीजन्स इरेगुलरली स्कैटर्ड ऑन द लिप्स। सो जो पहले सिम्टम आते हैं वो लिप्स में आते हैं और छोटे और ओवल शेप के ग्रे या ब्राउन कलर के स्पॉट्स लिप्स में बनते हैं और ये लिप्स में फैले हुए रहते हैं। एज द लीजन इन लार्ज दे बिकम डार्क ब्राउन टू ग्रे एंड इरेगुलर इन शेप। बाद में इनका साइज़ बढ़ता है और ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, लेकिन इनका जो शेप है वो इरेगुलर रहता है। सम आर सराउंडेड बाई अ ब्राइट येलो मार्जिन। जैसे ये लीफ है, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के चारों तरफ का जो कोशिका है वो पीला पड़ जाता है और येलो येलो बन जाता है। द लीजन्स वेरी इन साइज रीचिंग द डायमीटर अप टू 1 सेंटीमीटर। एज द लीजन प्रोग्रेस सेवरल लीजन्स कोलेज टू ईच अदर एंड कवर द लार्जर एरिया रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द इंटायर लीफ। बाद में इनका साइज़ और बढ़ेगा, ऐसे ही स्पॉट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और जो पत्तियां हैं वो समय से पहले मर जाती है। द लोअर मोस्ट लीव्स आर फर्स्ट टू शो द साइन ऑफ द इन्फेक्शन। द फंगस ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अपर लीव्स। सो जो पहला डिजीज़ है वो नीचे की पत्तियों में पहले आता है, बाद में ये ऊपर की पत्तियों में ट्रांसफ़र होता है। इन सीवियर केस सिमिलर सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लीफ शीथ एंड स्टेम्स एज वेल एज ऑन ऑन्स एंड ग्लूम्स। सो ये सभी जो फोलियर पार्ट्स हैं उसमें आते हैं, जैसे कि लीफ शीथ, स्टेम, ऑन्स एंड ग्लूम्स। इफ़ द स्पाइक्स आर इन्फेक्टेड अर्ली देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द सीड। अगर इन्फेक्शन जल्दी आता है तो पौधा मर जाता है, जिसके कारण से इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन लेट में आता है, सीड बन चुका है, उस केस में ग्लूम्स में, ईयर्स में और सीड्स में इन्फेक्शन होता है। यह है इसके सिम्टम्स। ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स हैं, सबका साइज़ अलग अलग है और ये सीड में भी इन्फेक्शन करते हैं। ये जो सीड का कुछ पोर्शन है वो इन्फेक्टेड है, बाद में ये ईयर्स में भी इन्फेक्शन करते हैं और ये ईयर्स के ऊपर में पूरा ये फंगस का ग्रोथ हो जाता है।
अब देखते हैं अल्टरनेरिया की इटियोलॉजी। द फंगस बिलोंग टू सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। इट हैज़ सेप्टेट, branched and dark mycelium. It produces asexual spores, conidia, which is muriform and dark in color, and these conidia are formed in chain. Conidiophores are short, dark colored, simple and septate. So इसके जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेल वॉल में एक केमिकल का सिक्रीशन होता है जिसे मिलेनिन कहते हैं। इसका जो कोनिडिया होता है वो म्यूरिफॉर्म शेप का होता है, मतलब कि उसका जो बेस वाला पोर्शन है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है और टिप का जो थिकनेस है वो कम होता है। और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चैन में होता है। इनकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है और इसमें भी ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये सेंटर है और ये रिंग्स हैं तो अल्टरनेट ऐसे रिंग्स बनते हैं। अब देखते हैं डिजीज साइकिल। पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेब्रिस एंड ऑन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ कोनिडिया। सो ये कोनिडिया सर्वाइव करते रहते हैं, फिर ये लीफ में, ईयर्स में, स्टेम्स में, ग्लूम्स में सब में इन्फेक्शन करते हैं। फिर ये पैथोजन प्लांट्स में ग्रो करते हैं, हमें सिम्टम दिखाई देता है, फिर से ये कोनिडिया बनाते हैं और ये कोनिडिया हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं। इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। फिर जब ये क्रॉप खत्म हो जाएगा उस कंडीशन में ये कोनिडिया क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन: टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंटरमिटेंट रेन। अगर ईयर फॉर्मेशन के समय या ईयर के इमरजेंस के समय रेन होता है उस समय ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती है। और एक है क्लाउडी वेदर्स। क्लाउडी वेदर्स में भी ये डिजीज़ ज़्यादा आती है। मैनेजमेंट: इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, समर डिप्लोइंग, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यूज़ ऑफ ट्राइकोडर्मा, यूज़ ऑफ क्लीन सीड्स, वी शुड यूज़ ओनली सर्टिफाइड सीड्स, ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स विथ केमिकल्स लाइक थायरम या कार्बेंडाजिम, टू स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब एट 15 days इंटरवल। अब देखते हैं ईयर कोकल ऑफ व्हीट। द डिजीज इज कॉज्ड बाई अ निमेटोड एंग्विना टिटिसी। अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में। द सिम्टम्स अपीयर्स ऑन लीव्स, स्टेम, फ्लोरल ऑर्गन्स एंड ग्रेन्स। द निमेटोड कॉज ट्विस्टिंग एंड crinkling of the leaves. The affected plant look dwarf. Infected heads are shorter, broader and remain green for longer period of time. Formation of gall on the awns and glooms. Seeds are replaced with hard, dark brown or black cockles, also called galls. And these cockles remains filled with nematode larvae. सो ये जो डिजीज़ है वो निमेटोड के कारण होती है। निमेटोड जब लीव्स में इन्फेक्शन करता है तो इसके कारण से लीफ में ट्विस्टिंग और कर्लिंग हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लीफ है वो मुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जब इसका इन्फेक्शन ईयर्स में होता है उस समय भी ये जो ऑन्स होते हैं उसमें कर्लिंग होती है और यहाँ पर भी गाल बनते हैं। यहाँ का जो सेल है वो फूल जाता है और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उस समय ईयर्स में सीड नहीं बनता है और उसके बदले सीड गाल बनते हैं और इस सीड के अंदर में बहुत सारे निमेटोड के एग्स और लार्वी प्रेजेंट होते हैं। इसी को सीड गाल या सीड कॉकल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी। एंग्विना टिटिसी एक निमेटोड है जो कि किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है।
और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। जो मेल होता है वो 3 to 5 mm लेंथ का होता है और जो फीमेल होता है वो 2 से 2.5 mm लॉन्ग होता है। बट ये जो फीमेल है उसका थिकनेस मेल से ज़्यादा होता है। द निमेटोड डेवलप लार्वीज शोज 4 डिस्टिंक्ट स्टेज। जो इसका लार्वल स्टेज होता है उसे जुवेनाइल स्टेज कहते हैं और ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। J1, फिर J2, J3 और J4। जुवेनाइल 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ से फिर मेल और फीमेल बनते हैं और फिर से ये एग बनाते हैं और एग से ये जुवेनाइल डेवलप होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज लार्वी डेवलप्स इनसाइड द एग। ये जो जुवेनाइल 1 होता है ये एग के अंदर ही डेवलप होता है। निमेटोड कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यह है इसका एग। एग के अंदर में ही J1 डेवलप होता है। फिर J1 डेवलप होके J2 बनाता है और ये जो J2 है मतलब जुवेनाइल 2 ये बाहर निकलता है और ये प्लांट्स में ऊपर क्लाइम करता है। ये रेंगते रेंगते ऊपर पहुंचता है और फिर वहाँ पर लीफ में इन्फेक्शन करता है। वहाँ पर ये J3 और J4 बनाता है और J4 डेवलप होके फिर मेल और फीमेल बनाते हैं। कुछ जो J4 होते हैं वो मेल बनाते हैं और कुछ फीमेल बनाते हैं। इन दोनों के बीच में मैटिंग होता है और एग डेवलप होता है। फिर से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ निमेटोड। अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। पैथोजन क्रॉप डेब्रिस में और सीड्स में सर्वाइव करते रहता है। फिर सीड्स के अंदर में J1 डेवलप होता है, J2 बाहर आता है, पौधे के ऊपर चढ़ता है और फिर ये J2 इन्फेक्शन करता है। सो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शन कौन करता है तो उसका आंसर है J2। फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है। अब ये J2 प्लांट के अंदर चला जाता है, वहाँ पर J3 और J4 बनाता है। J4 के बाद एडल्ट बनते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उनके बीच में मैटिंग होता है और फिर ये एग बनाते हैं। ये एग सर्वाइव करते रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में। ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है। सो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द लीफ, इन सब कंडीशन में डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। निमेटोड के मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट फॉर 1 to 2 ईयर। वी शुड सेलेक्ट ओनली सर्टिफाइड डिजीज़ फ्री सीड्स और सीड का पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसे यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए 2 मेथड हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड। इसमें सीविंग करते हैं, मतलब कि सीड्स को पहले सीव करना है, जिससे क्या होगा जो भी छोटे ग्रेन्स होंगे या फिर एग्स होंगे वो हमारे सीड से अलग हो जाएंगे। उसके बाद ही हमें सोइंग करना चाहिए। दूसरा मेथड है फ्लोटिंग ऑफ सीड्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पहले 20% सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके बाद बीकर में 20% सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करना चाहिए। फिर इस सॉल्यूशन में सीड्स को डालना चाहिए। जब हम 20% सॉल्यूशन में सीड्स को डालेंगे तो जो भी इन्फेक्टेड सीड होंगे, जिनका वेट कम है, जिनका डेंसिटी कम है, वो ऊपर में फ्लोट करते रहेंगे और जो हेल्दी सीड्स रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हमें ऊपर के जो अनहेल्दी सीड्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद इस हेल्दी सीड्स को लेना है और फिर धूप में सुखा देना है। धूप में सुखाने के बाद हम इसे सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जो सोइंग के लिए सीड्स हम लाएंगे उसे पहले 2 घंटे के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में डुबा कर रखना है। ऐसा करने से जो भी उसमें निमेटोड प्रेजेंट है वो मर जाएंगे। वी शुड यूज़ रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक NP908S227। We can also spray nematicides like Nemefos, LD-Carb or Vellum Prime in soil। सो ये जो केमिकल्स होते हैं वो निमेटोड के डेवलपमेंट को रोकते हैं।
और इस प्रकार से हम निमेटोड का वीडियो को मैनेजमेंट लाइक कर करना, सकते हैं। शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।